जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 18 पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है मानव पर्यावरण संबंध व मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब मानव पर्यावरण का संबंध, मानव का इन्वायरमेंट के साथ पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है और मानव के व्यवहार पर पर्यावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी बारे में हम सब इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण हमारे दिनचर्या को भी, हमारे क्रियाकलाप को भी प्रभावित करती है। मानव के व्यवहार का निर्धारण भी पर्यावरण के द्वारा ही प्रभावित होती है। तो मन में आपका पहला प्रश्न होगा कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहला प्रश्न होगा कि पर्यावरण क्या है। पहला आपका प्रश्न आ सकता है पर्यावरण क्या है। तो हमारे चारों ओर, मानव के चारों ओर वायु का जो आवरण है, मानव के चारों ओर वायु का जो आवरण है, वायु के उसी आवरण को हम पर्यावरण या वातावरण के नाम से जानते हैं। मानव के चारों ओर वायु का जो आवरण है, उसी आवरण को हम पर्यावरण या वातावरण के नाम से जानते हैं। अब सवाल होगा तो पर्यावरण के कितने घटक हैं, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। तो आपको बता दें कि पर्यावरण दो प्रकार के हैं। पर्यावरण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया निर्मित पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण। दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण। मतलब पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, पर्यावरण के कितने रूप हैं। तो आपको बता दें कि पर्यावरण के दो रूप हैं। पहला निर्मित पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण। मन में प्रश्न होगा तो निर्मित पर्यावरण किसे कहते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो निर्मित पर्यावरण उस पर्यावरण को कहते हैं जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो। जिस वातावरण का, जिस पर्यावरण का निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, तो मानव के द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण को हम निर्मित पर्यावरण के नाम से जानते हैं। जैसे सड़क, पुल, भवन। मतलब निर्मित पर्यावरण के उदाहरण क्या होगा? सड़क, भवन, पुल, फैक्ट्री। जिस पर्यावरण का निर्माण मानव ने किया हो उसे निर्मित पर्यावरण कहते हैं। और वह पर्यावरण जो जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया हो, जिस पर्यावरण का निर्माण मानव ने नहीं किया हो, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है वन, समुद्र, नदी, पहाड़। स्पष्ट हो गया पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक कितने हैं। तो जान गए कि जिस पर्यावरण का निर्माण मानव ने किया उसे निर्मित पर्यावरण कहेंगे, और जिस पर्यावरण का निर्माण मानव ने नहीं किया हो उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है सड़क, पुल, भवन, फैक्ट्री। और प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है वन, समुद्र, नदी और पहाड़। अब है मानव का पर्यावरण के साथ संबंध की बात करते हैं। मानव पर्यावरण संबंध अगला हम चर्चा कर ले टॉपिक नंबर 2 पर। मानव
का पर्यावरण से संबंध। मानव पर्यावरण संबंध की अगर बात करें तो मानव पर्यावरण का अन्योन्याश्रय और पूरक संबंध है। स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने 1990 ईस्वी में, स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में मानव के पर्यावरणों के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, मानव किन तरीके से या पर्यावरण किन तरीके से, किन विधियों से एक दूसरे के गतिविधियों को प्रभावित करती है, तो स्टोकोल्स महोदय ने 1890 ईस्वी में मानव पर्यावरण संबंध पर विचार दिया था। किसने? स्टोकोल्स महोदय ने 1990 ईस्वी में बताया था कि मानव पर्यावरण के संबंध के बारे में। तो मानव पर्यावरण के संबंध के बारे में स्टोकोल्स ने 3 प्रकार के विचार दिए। मानव पर्यावरण संबंध का चर्चा स्टोकोल्स महोदय ने 3 रूपों में दिया। एक दिया अल्पमतवादी, स्टोकोल्स ने मानव पर्यावरण के संबंध के बारे में 3 प्रकार के विचारक, अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य, दूसरा नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, तीसरा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। प्रश्न यहां मानव के पर्यावरण के संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने 1990 में अपना विचार दिया और बताया कि पर्यावरण के मानव के प्रभाव की बात करें तो, संबंध की बात करें तो 3 प्रकार के हैं। एक अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य है, दूसरा नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य है और तीसरा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है। मैंने प्रश्नों का अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य क्या है? पर्यावरण का जो अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य क्या है वह? तो अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य कहता है कि मानव के जीवन पर पर्यावरण का बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अल्पमतवादी विचारधारा कहती है कि मानव के जीवन पर पर्यावरण का बहुत कम, बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ती है। नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य कहता है कि मानव के जीवन पर 100%, मानव के जीवन पर 100% पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। मानवीय क्रियाकलाप चाहे वो भौतिक हो या भौतिक, पूर्णतः पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होती है। और तीसरा विचार दिया आध्यात्मिक। इन्होंने कहा कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि मानव तब स्वस्थ रहेगा जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगी, वातावरण स्वच्छ रहेगा। पूरक है, मतलब अल्पमतवादी कहता है कि पर्यावरण का मानव पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नैमित्तिक कहता है कि नहीं, प्रभाव पड़ता है क्योंकि पर्यावरण ही मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती है। और नैमित्तिक कहता है कि दोनों में अन्योन्याश्रय पूरक संबंध है। पर्यावरण स्वच्छ रहेगी तो मानव स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण खुश होगी तब ही जाके मानव खुश होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण का क्या महत्व है, तो आपको विशेष चर्चा चौथा टॉपिक में करें कि उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था, पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है। भूमि की सुरक्षा से, मिट्टी के कटाव से, पेड़ों की बचाव से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और राजस्थान में बिश्नोई जनजातियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। राजस्थान में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, पेड़ों की रक्षा करने का काम किया बिश्नोई जनजाति के लोगों ने, खास करके एक महिला का नाम आती है गौरा देवी। और उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ, यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, हालांकि चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। इस आंदोलन में क्या हुआ कि लोगों ने पेड़ की रक्षा करने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को पेड़ से चिपका लिया। पेड़ से चिपक कर, पेड़ को पकड़कर
पेड़ों की रक्षा के लिए कुछ आदिम जनजातियों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्ष की कटाई को रोका जाए, भूमि के स्खलन को रोका जाए, भूस्खलन, भूमि क्षरण पर रोक लगाया जाए और वृक्ष की कटाई पर क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। ये चिपको आंदोलन का मेन लक्ष्य था। अब है पर्यावरण, मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। अगला टॉपिक होगा कि मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें। टॉपिक नंबर 5, मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। मानव के व्यवहार पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कर ले। तो आपको बता दें कि मानव के व्यवहार पर पर्यावरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पहला, मानव के व्यवहार के सबसे पहला प्रत्यक्षण पर। मानव के व्यवहार का पर्यावरण का सबसे पहला प्रभाव प्रत्यक्षण पर पड़ता है, मतलब देखने पर पड़ता है। आपको पता होगा अफ्रीका में कुछ ऐसी जनजाति है जो गोल कुटिया में रहती है, गोल झोपड़ी बना के रहती है, और गोल झोपड़ी बना ज्यामिति के आकार की झोपड़ी बनाती है। इसका कारण है मूलर लायर भ्रम, और मूलर लायर भ्रम के कारण ही सिंगनाइचू ऐसा एक देश है जहां कई सूर्य दिखाई देते हैं। सिंगनाइचू में रहने वाले लोग मूलर लायर भ्रम या ज्यामितीय भ्रम से भ्रमित है। इस कारण एक ही सूर्य उसे कई अलग अलग स्थानों पर दिखाई देती है। दूसरा, संवेग पर, मानव के व्यवहार पर संवेग पर भी, संवेग पर प्रभाव। पर्यावरण हमारे संवेग को भी प्रभावित करती है। जैसे हम फूल को देखते हैं, शांत नदी को देखते हैं, ऊंची झरना को देखते हैं, हमारा मन हम प्रफुल्लित हो जाता है, उल्लासित हो जाता है। लेकिन जैसे बाढ़, सुनामी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जो मानव के जीवन को नष्ट करती है, उसे देखकर हमारा मन दुखी होता है। तो पर्यावरण हमारे संवेग को भी क्या करते हैं? प्रभावित करती है। तीसरा प्रभाव अभिवृत्ति पर। मतलब पर्यावरण हमारे अभिवृत्ति या हमारे अभिवृत्ति को हम ये कह सकते हैं व्यवसाय। अभिवृत्ति कहे या इसको हम व्यवसाय भी कह लें। पर्यावरण हमारे व्यवसाय को भी प्रभावित करती है कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग पर्यावरण के अनुकूल ही अपना व्यवसाय या कारोबार करते हैं। जैसे भारत कहीं हम बात ले लें तो जो दक्षिण में राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल है, वहां पर उत्तर भारत की तुलना में ठंडी कम पड़ती है, तो वहां पर ऊनी वस्त्र का व्यवसाय लाभदायक नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर जहां सालों भर ठंडी पड़ती है, वहां पर सालों भर पूरे 12 महीना ऊनी वस्त्र का कारोबार चलता है। अब है प्रदूषण की बात कर लें। हम अभी बात करेंगे नया 56वां टॉपिक पर, शोर। प्रदूषण पर चर्चा कर लेते हैं। प्रदूषण क्या है? पॉल्यूशन क्या है? प्रदूषण तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मृदा, ध्वनि, पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मृदा में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से पर्यावरण के विभिन्न तत्वों की गुणवत्ता में जो कमी आ जाती है। पर्यावरण के विभिन्न जो घटक हैं जैसे स्थल, जल, मृदा, वायु,
इसमें अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से इसकी गुणवत्ता में क्या होना, कमी आ जाना, प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण मानव ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी, पर्यावरण के विकास के लिए भी क्या है, हानिकारक है। तो आइए इसमें चर्चा पहले करेंगे। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे शोर पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे इस पर, शोर क्या है, नॉइस क्या है, शोर। शोर क्या है? तो ऐसी ध्वनि जो बहुत तेज हो, ऐसी ध्वनि, ऐसा साउंड जो बहुत तेज हो, जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लग रहा हो, ऐसी ध्वनि जो तेज हो, जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लग रहा हो, हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा हो, शोर कहलाता है। और याद रखेंगे, शोर का मानव के जीवन पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शोर को, ध्वनि को स्वीट पॉइजन, मीठा जहर कहा जाता है। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। एक निश्चित डेसिबल से ज्यादा डेसिबल के ध्वनि में हमेशा रहने पर आदमी चिड़चिड़ा, पागल, हृदय रोग का रोगी हो सकता है, निद्रा खराब हो जाती है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, किसी सामान्य कार्य को तो कर सकता है शोर में, लेकिन जो कठिन कार्य होंगे, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ काम होगा, एकाग्रता से जुड़ा हुआ जो काम होगा, उस काम को शोर के कारण नहीं किया जा सकता है। और शोर, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। छोटा होगा तो डेसिबल और बड़ा होगा तो क्या होगा, बेल। बड़े ध्वनि को बेल से नापते हैं और छोटी ध्वनि को हम डेसिबल में क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। शोर के बाद आता है भीड़। शोर के बाद क्या आता है, भीड़, क्राउड। क्या है क्राउड, क्या है भीड़? तो एक ही स्थान पर, एक स्थान पर अचानक अत्यधिक लोगों को इकट्ठा हो जाना, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह, बिना किसी लक्ष्य या बिना किसी उद्देश्य के एक स्थान पर लोगों को जमा हो जाना, खड़ा हो जाना, भीड़ कहलाता है। और भीड़ एक प्रकार का पर्यावरणीय दबाव है। भीड़ एक प्रकार का पर्यावरणीय दबाव है। और भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण, मतलब भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण की बात करें तो भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण में नंबर 1 में क्या होगा कि स्वतंत्रता में कमी। व्यक्ति के स्वतंत्रता में, भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण में पहला क्या होगा कि व्यक्ति के स्वतंत्रता में कमी हो जाती है। दूसरा, भीड़ के प्रति विचार नकारात्मक हो जाता है। विचार जो आपका होगा क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा भीड़ से। सामाजिक अंतरक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी। भीड़ के कारण जो होगा सामाजिक क्रिया अनियंत्रित हो जाएगी। और चौथा जो आपका कारण होगा, व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा, अस्वस्थता की भावना हो जाएगी। मतलब भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण क्या है, तो भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण है कि भीड़ के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी हो जाती है। आसपास का जो वातावरण है वह निषेधात्मक हो जाता है। सार्वजनिक अंतरक्रिया पर कमी आ जाती है और वहां पर अस्वस्थ वातावरण तैयार हो जाता है। कभी भी मारपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भीड़ भी एक प्रकार का पर्यावरणीय दबाव है, एक प्रकार का प्रदूषण ही है। लेकिन याद रखेंगे, ये जो भीड़ होता है यह भीड़ आत्मनिष्ठ होता है। भीड़ क्या होता है, आत्मनिष्ठ होता है।
जैसे आप किसी मेला को घूमने जाते हैं, मेला में घूमने जाते हैं तो मेला में खचाखच लोगों की भीड़ होती है, तो वहां पर आप ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। किसी बाजार में जाओ, किसी मेला में जाओ, वहां बहुत अधिक लोग होते हैं क्योंकि जनसंख्या इंडिया की ज्यादा है, वहां आप भीड़ दिखाई नहीं देता है। लेकिन उससे कम लोग यदि रेल के डिब्बा में हो, बस में चढ़ा हो, तो आपको भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। इसका मतलब भीड़ क्या है, तो आत्मनिष्ठ होता है, यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जो संयुक्त परिवार में रहा हो उसके लिए भीड़ का कोई मायने नहीं है, लेकिन जो एकल परिवार में रहा हो, अकेला जीवन बसर किया हो, अचानक उसके सामने 10-20 लोग खड़ा हो जाते हैं तो उसका जीवन असहज असहाय हो जाता है, क्योंकि भीड़ में रहना, भीड़ में जीना वह सीखा ही नहीं। अब है व्यक्ति का स्थान, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लॉकडाउन के दरमियान यह बात ज्यादा आया था। टॉपिक है व्यक्ति का स्थान। क्या है व्यक्ति का स्थान? माने व्यक्ति का स्थान का मतलब व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का जगह। व्यक्ति का स्थान का मतलब होता है व्यक्ति का स्थान या व्यक्ति का जगह। हम सभी जानते हैं कि हम अक्सर उसी व्यक्ति को अपने पास रहने देते हैं या बैठाते हैं जिसका शरीर साफ सुथरा हो, जिसके शरीर से, जिसके मुख से दुर्गंध नहीं आती। लेकिन कोई आपका अंतरंग मित्र ही क्यों नहीं हो, यदि उसके मुंह से बू आती है, कपड़ा गंदा हो, दुर्गंध आता हो, तो हम उसे दूरी बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हावेल नामक एक विद्वान थे। हावेल नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के स्थान को 4 वर्गों में बांटा। हावेल नामक मनोवैज्ञानिक ने स्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्थान को 4 वर्गों में बांटा। पहला, अंतरंग दूरी। अंतरंग दूरी क्या है? अंतरंग दूरी तो कहता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच 18 इंच की दूरी हो, जब दो व्यक्तियों के बीच अधिक से अधिक 18 इंच की दूरी हो, तो ऐसे दूरी को हम अंतरंग दूरी के नाम से जानते हैं। और अंतरंग दूरी के उदाहरण है माता पुत्र, पति पत्नी और मल्ल युद्ध। मतलब अंतरंग दूरी का उदाहरण क्या हो सकता है? तो माता पुत्र, पति पत्नी, ये अंतरंग दूरी का उदाहरण है। दूसरा है व्यक्तिक दूरी। मन में प्रश्न होगा तो व्यक्तिक दूरी कहते किसे है? तो कहता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच 18 इंच से 4 फीट, जब दो व्यक्तियों के बीच 18 इंच से 4 फीट की अगर दूरी हो, तो इस दूरी को हम व्यक्तिक दूरी कहते हैं। जैसे पिता पुत्र, 2 मित्र, ये हो गया आपका व्यक्तिक दूरी। तीसरा होता है सामाजिक दूरी। तीसरा क्या होगा? सामाजिक दूरी। क्या है सामाजिक दूरी? तो कहता है सामाजिक दूरी जब दो व्यक्तियों के बीच 4 फीट से 12 फीट की दूरी हो। जब दो व्यक्तियों के बीच 4 फीट से 12 फीट की दूरी हो, मतलब दो व्यक्तियों के बीच कितनी दूरी हो? जब दो व्यक्तियों के बीच 4 फीट से 12 फीट के बीच जब दूरी हो, तो इस दूरी को हम सामाजिक दूरी के नाम से जानते हैं। जैसे कि क्लास में
या किसी मंच पर वक्ता और श्रोता के बीच की दूरी होती है। और अगला होगा सार्वजनिक दूरी। चौथा क्या हो, सार्वजनिक दूरी। कहता है कि 12 फीट से जब दो व्यक्तियों के बीच 12 फीट से 25 फीट के बीच दूरी हो तो इस दूरी को हम सार्वजनिक दूरी के नाम से जानते हैं। और अंत में मेरा टॉपिक होगा, अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम जो टॉपिक होगा हम ले ले यहां पर आपदा या विपदा। आपदा क्या है? आपदा किसे कहते हैं? आपदा के कितने रूप हैं? तो अत्यंत अल्पकाल में घटने वाली वैसी घटना जिससे अपार जान माल की क्षति हो, आपदा कहलाता है। अत्यंत अल्पकाल में, बहुत कम समय में घटने वाली वैसी घटना जिससे अपार जान माल की क्षति हो, आपदा कहलाता है। और आपदा के दो रूप हैं, प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा। आपदा क्या है? तो अत्यंत अल्पकाल में घटने वाली वैसी घटना जिससे अपार जान माल की क्षति हो, आपदा कहलाता है। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। मन में होगा प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक कारणों से घटित होने वाली आपदाएं, वे आपदा जो प्रकृति में परिवर्तन के कारण, प्रकृति में बदलाव के कारण, भूगर्भीय हलचल के कारण जो आपदाएं आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट। और मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो आपदाएं आती है, मानवीय गतिविधियों के कारण जो आपदा आती है उसे मानव जनित आपदा के नाम से जानते हैं। जैसे बम विस्फोट, मोटर कार दुर्घटना, युद्ध, आतंकवाद, ये मानव जनित आपदा का उदाहरण है। अब मन में प्रश्न होगा कि सर आपने आपदा औलिक विपदा लिख दिया, आपदा को विपदा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपदा आती है तो इसका हमें पहले से जानकारी नहीं होता है। आपदा जब आती है तो इसे तो पहली बात रोका नहीं जा सकता है और इसके बारे में हमें पहले से जानकारी भी नहीं होती है। आपदा को हम विपदा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है और इसे रोका भी, तत्काल रोका भी नहीं जा सकता है, इसलिए इसको हम विपदा के नाम से भी जानते हैं। अब मन में प्रश्न होगा कि आपदा एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो आपदा के समय क्या क्या होता है? तो आपदा के समय में कई प्रकार की हम अनैच्छिक क्रियाएं करने लगते हैं। हमारा शरीर भी अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, हमारे संवेग में भी बदलाव आ जाता है, हमारे सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता भी नष्ट होने लगती है, हमारा सामाजिक व्यवहार भी बदल जाता है। प्रश्न है तो आपदा से कैसे बचे? तो भाई आपदा को रोका नहीं जा सकता है और आपदा के बारे में हमें पहले से जानकारी भी नहीं होती है। तो चेतावनी और सुरक्षात्मक उपाय, आपदा से बचने का उपाय क्या है, तरीका क्या है? तो चेतावनी, सूचना मिले सबको बता दो इसके बारे में। तो चेतावनी और सुरक्षात्मक उपाय आपदा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब है पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है। आज का जो 9वां नंबर में टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरण उन्मुख व्यवहार। क्या है पर्यावरण उन्मुख व्यवहार? आपका उत्तर होगा मानव का वह व्यवहार जो पर्यावरण के अनुकूल हो। मानव का वह व्यवहार जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहलाता है, या यूं कहे कि मानव का वह व्यवहार जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता हो, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने का काम करता हो, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहलाता है। जैसे प्रदूषण को न फैलाना, डीजल और पेट्रोल की जगह पर बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करना, कूड़ा कचरा का प्रबंधन करना, रसोई घर का जो अवशिष्ट होता है उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग करना, वृक्षारोपण अभियान चलाना, वृक्षों में हमेशा खाद पानी डालने का प्रयास करना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, और ऐसा नियम बनाना जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं उन्हें दंडित किया जा सके। तो मानव के इस व्यवहार को ही हम पर्यावरण उन्मुख व्यवहार, और ऐसा करके हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, पुनः कल नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।